विकास के पथ पर बढ़ते हमारे देश में कृषि न केवल जीवन यापन का जरिया बन रहा है, बल्कि आज ये सामाजिक बंधनों को तोड़कर नवीन और प्रगतिशील समाज बनाने का माध्यम भी बन रहा है। उर्मिला की कहानी इस बात का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। मेरठ जिले के गोविंदपुरी गांव की निवासी उर्मिला वशिष्ठ की उम्र 70 साल है, मगर अपने हौसले के आगे इन्होंने न सिर्फ उम्र की सीमा को बौना साबित किया है, बल्कि एक सशक्त महिला किसान बनकर सामाजिक बंधन भी तोड़ रही हैं। उर्मिला का कहना है कि अच्छा भोजन ग्रहण करने की उनकी चाहत ने उन्हें जैविक कृषि की ओर आकर्षित किया। आज परिवार के लोग रसायन रहित आहार ग्रहण कर रहे हैं, यही उनकी सफलता है। सबसे पहला अचीवमेंट यही है कि हमको सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा आहार ग्रहण करें और अच्छा शुद्ध भोजन खुद ही पैदा करें अपने खेतों से, तो पूरा विश्वसनीयता को मिलेगा। और वो अचीवमेंट बहुत बड़ा मेरे लिए लग रहा है कि मैं 5 साल से मेरी फैमिली, मैं, मेरे बच्चे सब ऑर्गेनिक चीज़ें खा रहे हैं। उर्मिला ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बुलंदशहर से पूर्ण की। छोटी उम्र में शादी हो जाने के बाद उर्मिला गोविंदपुरी आ गईं, मगर जिंदगी के संघर्ष के दिन शुरू हो चुके थे। यहाँ परिवार बड़ा था और आमदनी कम। अभावों और तमाम कठिनाइयों के बीच भी उर्मिला ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी शिक्षा को जारी रखा और राजनीति विज्ञान से एमए की डिग्री हासिल की। उर्मिला ने जीवन के इन बुरे दिनों से सीखते हुए अपने आप को लगातार गतिशील बनाए रखा। गोविंदपुरी गांव में मैं 71 में आई थी। उसके बाद थोड़ा स्ट्रगल ये था कि यहाँ बिल्कुल उल्टा था। बड़ी फैमिली थी, आर्थिक रूप से बहुत कमी थी और मेरे पति जो पढ़ रहे थे रुड़की यूनिवर्सिटी में, बहुत कर्जे वगैरह से पढ़ाई करनी पड़ी। आगे एजुकेशन कैसे हो, बच्चों पे पैसा भी नहीं था, खेत भी कम था। फिर उसके बाद सर्विस में हम चले गए हस्बैंड के साथ में। थोड़ा स्ट्रगल रहा कि मनी के लिए भी था, तो उसमें मैंने ये सीखा कि आर्थिक स्वावलंबन महिलाओं को होना बहुत आवश्यक है। अपने पैरों पर खड़े होने का मतलब ये होता है कि आदमी की समझ आ जाए महिला की कि हमको अपने लाइफ में अपना कुछ करके अपने जीविका के लिए भी कुछ हमको करना चाहिए। उर्मिला का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, मगर वो हर हालत में लड़ती रहीं। इसी क्रम में 25 साल पहले उन्होंने कैंसर को भी मात दी। अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा शहर में गुजारने वाली उर्मिला जब गांव लौटी तो उन्होंने महिलाओं की हालत को बहुत करीब से देखा। कुरीतियों और अंधविश्वास से लदे गांव को वो एक नई दिशा दिखाना चाहती थी। उर्मिला महिला स्वावलंबन को महत्व देती हैं और उनका मानना है कि हर महिला को काम करना चाहिए ताकि वो सशक्त हो सके। वो कहती हैं कि हर किसान परिवार में महिलाएं बेहद काम करती हैं, मगर उन्हें उनकी मेहनत का श्रेय नहीं मिलता। इन हालात को बदलना था और इसलिए भी उन्होंने किसानी करने का निर्णय लिया। जब गांव की तकलीफें देखी ना कि यहाँ की महिलाएं आज भी पुरानी परंपराओं पे चलते हैं, भूत प्रेत टोना टोटके और ये झाड़ा वाड़ा इस पे ही चलते हैं, उससे बहुत नुकसान हो जाता है हमारा। दूसरा क्या है कि गांव में अभी महिलाओं को ये अधिकार कोई नहीं है कि वो कृषि के संबंधित एक किसान की पत्नी होकर पूरा टाइम खेत में काम करती हैं, लेकिन उनको अधिकार नहीं है कि उस खर्चे को या कोई फैमिली का संचालन या उनको कोई प्रगतिशील ऐसी बात मन में आए कि तुम भी कुछ करो या तुम भी हिसाब रखो। मतलब उनको कहीं कोई ऐसा लगता नहीं आधार कि अभी किसी महिला को ऐसा। बहुत एजुकेटेड महिलाएं हैं, करती हैं, ऐसा नहीं कि भागीदारी करती हैं, लेकिन वर्किंग में तो करती हैं। लेकिन अभी जो मान्यता मिलनी चाहिए कि स्त्री को आज के एजुकेशन के युग में, जब हम कंप्यूटर में पहुंच गए हैं, प्लेन उड़ा रहे हैं, हवाई जहाज चला रहे हैं, तो हमारी गांव की महिलाएं अभी बहुत पीछे हैं। शहर के विपरीत ग्रामीण समाज में रूढ़ियों की जड़ें बेहद मजबूत होती थीं। महिलाएं घर की 4 दीवारी तक सीमित मानी जाती थीं। इन धारणाओं ने उर्मिला की राह में भी रुकावट पैदा की। उर्मिला के परिवार से लेकर गांव वालों तक कोई भी उनके किसान बनने के निर्णय से खुश नहीं था। उन्हें उनकी उम्र और महिला होने का हवाला देकर हतोत्साहित करने की कोशिश की गई।
सामाजिक परंपराओं के साथ ही पारंपरिक कृषि के प्रति गांव वालों का मोह भी उनके जैविक किसान बनने की राह में एक बहुत बड़ा रोड़ा था। उर्मिला कहती हैं कि गांव के किसान ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि उनकी परंपराओं को कोई तोड़े। वो कहती हैं कि उनके पति के न होने के कारण उन्हें सामाजिक असहयोग झेलने पड़े। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि एक तो महिलाओं को, एक बहुत बड़ी हमारा दुर्भाग्य की बात है, जो महिलाएं जिनके हस्बैंड चले जाते हैं, तो एक वैधव्य का जो एक पीड़ा है वो अभी इस गांव के समाज में बहुत ज़्यादा दर्दनाक है। उन महिलाओं को ये समझा जाता है कि ये तो बस बैठ के भजन करेंगी और कोई अधिकार इनको नहीं है, चुपचाप रहिए, कुछ कहना नहीं है, कुछ करना नहीं है। लेकिन मैं एजुकेटेड थी और मैंने काफ़ी सब कुछ गेन कर रखा था समाज का। 30 वर्षों से मैं अच्छे एक मिशन से जुड़ी थी, शांति कुंज हरिद्वार से, तो कई ट्रेनिंग कर चुकी थी, रचनात्मक भी कर चुकी थी, कृषि संबंधित भी कर चुकी थी, केंचुआ खाद की भी कर चुकी थी। उसके बाद स्पिरिचुअल सारे संस्कार कराने, यज्ञ कराने, ये सब मुझे सब आता है, वैवाहिक संस्कार सब करा सकती हूँ। तो मुझे कॉन्फिडेंस बहुत था। तब ये मैंने सोचा कि ये जो स्ट्रगल है थोड़े दिन का है, जब तक आप किसी को डराते रहेंगे वो डरता रहेगा, जब डर निकल जाएगा तो लोग फिर हट जाते हैं। तमाम संघर्षों के बीच भी उर्मिला का दाम्पत्य जीवन खुशियों से पूर्ण था। उर्मिला बताती हैं कि उनके पति ने उन्हें बहुत सहयोग किया। दोनों ने मिलकर यह तय कर लिया था कि वो हालात के आगे हार नहीं मानेंगे। अपने कठिन दिनों में उर्मिला और उनके पति लगातार एक दूसरे के साथ खड़े रहे। अपने पति को याद करते हुए उर्मिला कहती हैं कि उनके पति बेहद मेधावी प्रतिभा के धनी थे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग करने के पश्चात वो एक अच्छे अधिकारी साबित हुए। देखिए, हस्बैंड का तो मेरा बहुत अटैचमेंट वाला, हमारा तो ऐसा समझिए एक प्रेमी प्रेमिका की लाइफ हमने जी। तो मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव थे और मेरी हर एक्टिविटी को बहुत अप्रिशिएट करते थे। बहुत अच्छा चला, लेकिन उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे फिर शुगर हो गई और थोड़ा किडनी फेलियर हो गई थी उनकी। तो हम सब ने, बेटे ने, हम सब ने मिल के फिर काफ़ी स्ट्रगल किया, उसमें काफ़ी पैसा भी लगा, लेकिन बस वो अब बच नहीं पाए उसके बाद। और बार बार यही कहते थे कि मुझे गांव में सेटल होना है। तमाम अभावों से लेकर बीमारी के चलते पति के दुखद देहांत तक उर्मिला ने निरंतर संघर्ष के दिन देखे हैं। मगर तमाम रुकावटों को पार करते हुए उर्मिला आज एक प्रगतिशील किसान बनने में कामयाब हो चुकी हैं। उन्होंने क्षेत्र में प्रचलित रासायनिक खेती के विपरीत जैविक खेती करने का निर्णय लिया और आज वो एक कामयाब किसान हैं। रासायनिक खेती के बरक्स जैविक खेती करके उर्मिला ने अपने क्षेत्र में एक मिसाल कायम की है। आज वो दूसरे अन्य लोगों को भी प्रकृति से जोड़कर खेती करने की ओर प्रेरित कर रही हैं। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। उर्मिला मानती हैं कि प्रत्येक इंसान मनोबल और आत्मबल के दम पर ही सब कुछ अर्जित कर सकता है। वो कहती हैं कि यदि आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है और आपका मनोबल मजबूत है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अपने पति की सरकारी नौकरी के दौरान उर्मिला ने बागवानी और जड़ी बूटियों का ज्ञान हासिल किया। अपनी इच्छा शक्ति के कारण वो लगातार कृषि के बारे में भी सीख रही थीं। वो कहती हैं कि उन्होंने बहुत सी चीजें समय के साथ सीखी थीं, मगर तब उन्हें इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला।
मगर आज उर्मिला एक प्रगतिशील किसान के रूप में उभर रही हैं। वो अपने खेतों में आज विभिन्न प्रकार के अनाजों का उत्पादन कर रही हैं। हमारे पास राइस होता है, राइस में हमें बहुत अच्छा वेटेज मिल रहा है। जो बासमती राइस है वो घर का बहुत अच्छी क्वालिटी का तैयार हो रहा है और बहुत खुशबूदार, बहुत ड्यूरेबल, उसमें कीड़ा वगैरह नहीं आ रहा, ना गेहूं में भी कीड़ा नहीं आ रहा। तो उपभोक्ता को ये बात बहुत पसंद आई है। हल्दी की सबसे ज़्यादा डिमांड है और ये फ़ायदे की भी चीज़ है, क्योंकि जो हल्दी आप बाज़ार से लेते हैं उसको पानी में घोलिए तो उसमें आपका पूरा घुलेगा नहीं, नीचे बैठ जाएगा, हमारा पूरा घुल जाएगा। तो ये इसकी पहचान है। और पाउडर, हल्दी पाउडर की बहुत डिमांड है। और मेरे पास अभी थोड़ी जगह है तो मैंने क्या किया, पूरी बाउंड्री पे हल्दी लगा दी। कैसे क्या करें, बॉर्डर को मैंने सील कर लिया और ये बीच में जहाँ पर जगह है ना वो सारा भी मैंने कर दिया उसी से। तो हल्दी को बढ़ाना है और हल्दी में बहुत फायदा है। किसान के पेशे को आमतौर पर पुरुषों का पेशा माना जाता रहा है, मगर उर्मिला इस धारणा को तोड़ रही हैं। महिला सशक्तिकरण उनके महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक रहा है। आज उर्मिला कृषि के माध्यम से न सिर्फ खुद सशक्त हो रही हैं, बल्कि उन्होंने गांव की अन्य महिलाओं को रोजगार देकर उन्हें भी सशक्त करने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि एक महिला दूसरी महिला के साथ काम करते हुए अपेक्षाकृत सुरक्षित माहौल में रहती है और उसे सम्मानजनक आय भी प्राप्त होती है। महिलाओं को तो काम मिल रहा है, सबसे बड़ी बात है। देखिए, जो खेती में श्रम कर रहे हैं, जो गन्ना काटती हैं, जो ये करती हैं, उनको श्रम चाहिए। लेकिन मेरे यहाँ पंखे में बैठ के श्रम करना है उनको, तो एक तो फैसिलिटी हो गई उनको कि भाई मैं वही काम उतने ही पैसे दूंगी, उतना ही समय लूँगी उनका, लेकिन उनको एक फैसिलिटी में बैठ के, और एक लेडी के साथ सेफ है। महिला आजकल सेफ्टी की बहुत बड़ी समस्या है, तो पुरुषों के साथ काम नहीं करना, महिला के साथ काम करना है। तीसरी बात यह है कि उनको इकोनॉमी अपनी पर्सनल हो जाती है। भाई वो 500 या 1000 रुपये जो कमाती हैं वो उनका अपना होता है। जो उनके अपने पर्सनल बच्चों के और अपने खर्चे होते हैं, फैमिली के, अपने शौक के लिए भी होते हैं, वो फैमिली में से नहीं निकाल पाते हैं। रासायनिक खेती के बरक्स जैविक खेती करके उर्मिला ने अपने क्षेत्र में एक मिसाल कायम की है। आज वो दूसरे अन्य लोगों को भी प्रकृति से जोड़कर खेती करने की ओर प्रेरित कर रही हैं। मोहित शर्मा उर्मिला के भतीजे हैं। वो पहले आर्मी में कार्यरत थे। हाल ही में सेना से सेवानिवृत्त हुए मोहित ने नौकरी करने का मन बना लिया था, मगर उर्मिला की प्रेरणा से आज वो वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन कर रहे हैं। मैं जब 10 साल का था तब मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, तो मेरे फादर फार्मर थे। तो मैंने तभी से ही खेती को अपना व्यवसाय बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद में तकरीबन 17 इयर्स जब मेरी एज थी तब मेरी जॉब लग गई इंडियन आर्मी के अंदर। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने खेती को नहीं छोड़ा, क्योंकि खेती से एक मेरे को एक प्यार हो गया था। 17 साल मैंने सर्विस पूरी की अपनी। मैं फिर अभी रिटायर हुआ हूँ, तो उन 17 साल के ड्यूरेशन में भी मैं खेती से लगातार जुड़ा रहा। उसके बाद मैं पिछले अभी 2020 मई में रिटायर होकर के आया हूँ। तो मैंने आने के बाद में फैसला लिया कि नौकरी ना करने की बजाय मैं खेती करूँ। तो हमारी ताई जी ने मेरे को प्रोत्साहित किया कि तुम खेती के साथ साथ में वर्मी कंपोस्ट का काम करो। कि ऑर्गेनिक में इसका काफ़ी हुआ है, और ऑर्गेनिक नहीं, केमिकल में भी वर्मी कंपोस्ट एक बहुत ही बड़ा वो है। तो खेती तो पहले से ही था, बचपन से ही। उसके बाद सर्विस करी तब भी खेती में रहा। फिर मैंने यहाँ आकर के खेती प्लस ही वर्मी कंपोस्ट का काम स्टार्ट किया है अपना। मोहित नौकरी न करने के अपने निर्णय से बेहद संतुष्ट हैं। वो कहते हैं कि नौकरी के दौरान वो जिस प्रकार का जीवन जी रहे थे, आज भी वैसा ही जी रहे हैं। खेती अमूमन नौकरी से ज्यादा ही आमदनी देती है। अब तक एक बार भी अपने इस निर्णय की वजह से उन्हें घाटा नहीं उठाना पड़ा। वो कहते हैं कि वर्मी कंपोस्ट बेहद फायदेमंद है, ये प्राकृतिक है और कृषि में इससे अच्छा मुनाफा होता है। तो वर्मी कंपोस्ट से काफ़ी बेनिफिट है। एक तो केमिकल कम लग रहा है, खेतों में ना भी डालें तो भी चल जाता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास सारी पूर्ति ये कर देता है। और मेरे पास में 2-3 खेत हैं जिनके अंदर मैंने केमिकल कम लगाया है और वर्मी ज़्यादा लगाया है उनमें। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है मेरे को कि वो ये है, मतलब बराबर है उनके, लेकिन लागत कम होगी हमारी उनकी, और पैदावार बहुत ही बढ़िया है। तो खेती में कोई नुकसान भी नहीं है ऐसा। जो मैंने सोचा कि नौकरी छोड़ने के बाद मैं नौकरी करूं, तो नौकरी में कोई बेनिफिट नहीं लगा मेरे को, इसलिए मैंने खेती को चुना। एक सैनिक के रूप में 17 साल देश की सेवा करने वाले मोहित आज किसान के रूप में भी धरती की सेवा कर रहे हैं।
उनका लक्ष्य उर्मिला की तरह ही संपूर्ण जैविक खेती करते हुए पर्यावरण और आहार को रसायन मुक्त बनाना है। खेती को एक नई टेक्नोलॉजी पे लेके जाना है कि मेहनत कम और मुनाफा ज़्यादा, ये है सबसे बड़ी बात। क्योंकि वो पहले था कि मतलब पुराने बड़े बूढ़े रीति रिवाज पे चले आए कि भाई गन्ना काट लिया और गेहूँ बो दिया, तो उसमें गुजारे नहीं होते। अब तो ये है कि साल भर में कम से कम 3 से 4 फसल के साथ में 6 फसल, ये है सबसे बड़ी बात। तो इसीलिए नई टेक्नोलॉजी पे चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए फिर इक्विपमेंट चाहिए, मशीनरी चाहिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिना मशीनरी और इक्विपमेंट के खेती आजकल संभव नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि यदि कोई किसान इस चीज़ में है, नई जनरेशन का लड़का, तो सबसे पहली बात है इक्विपमेंट और मशीनरी उसके पास में हो और पुराने रीति रिवाज को छोड़े, नई टेक्नोलॉजी पे चले। 6 फसल ले, साथ में गन्ना बो, 8 फुट पे 5 फुट पे बो, उसके साथ में 6 फसल लगाओ, तो कहीं ना कहीं एक फसल अब आपका इनकम का सोर्स बनेगा। उसमें गन्ना तो है ही है सेपरेट, तो दूसरी फसल भी कोई ना कोई हो सकता है कि साल भर में 3 फसल हमने 6 फसल ली हैं, तो 3 में से एक ना एक उसको पैसे को निकाल दें वहाँ पे। तो यही है कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी पे ही चलेंगे पूरा कुछ। रासायनिक खेती से शुरू हुआ जितेंद्र का सफर अब जैविक खेती तक पहुंच चुका है। वो प्रकृति की ओर लौट रहे हैं। आज वो जैविक खेती से आलू, प्याज, लहसुन और मुंजी जैसी फसलें उत्पादित कर रहे हैं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। उर्मिला के संघर्ष ने ये सिद्ध कर दिया है कि हौसलों के आगे उम्र के अंक बौने हैं। आज उर्मिला न सिर्फ खुद प्रकृति की सेवा में लगी हुई हैं, बल्कि वो दूसरों को लगातार इस ओर प्रेरित कर रही हैं। उर्मिला ने अपने खेतों की जमीन के हर एक हिस्से को बड़ी ही समझदारी से इस्तेमाल किया है। एक आदमी को रिलैक्स के लिए एक प्लेस चाहिए, तो गांव में पार्क तो होता नहीं है, कोई पिकनिक स्पॉट नहीं होता है, कहीं जा नहीं सकते हैं, कभी फैमिली को बच्चों को लेके आना है तो हम खेत पे कहाँ बैठें, क्या करें। तो एक पर्पस तो ये भी था, ये तो बिल्कुल सामान्य बात है। दूसरा ये था कि हम लोग स्पिरिचुअली 30 साल से नित्य यज्ञ करते हैं, हमारा सारा परिवार। तो हम चाहते थे कि वैदिक काल में जो खेती होती थी वेदों पर आधारित थी, मंत्र शक्ति, यज्ञोपचार और मेडिसिनल प्लांट को जला करके जो धूम्र होता था उससे प्लांट को या खेती बाड़ी को एक शक्ति मिलती थी, वो अब कहीं नहीं रहा। तो हमने मेरे और मेरे बेटे ने और हमारे परिवार ने मिलकर बनाया कि हम इसको जो हमारा एक लॉन बनाते हैं या एक यज्ञशाला बनाते हैं। तो यज्ञशाला यदि कवर्ड कर लेंगे तो फिर ऑल पर्पस नहीं रह जाएगी, तो इसलिए हमने यज्ञ भी करेंगे। और उसके बाद क्या है, कभी मन होता है हमारा आके शाम को संध्या काल बैठें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, भजन करें, वो भी कर सकते हैं। उर्मिला के प्रयासों से प्रभावित किसानों की फहरिस्त बहुत लंबी है। ऐसे ही एक किसान हैं जितेंद्र शर्मा, जो बीते 10 सालों से खेती कर रहे हैं। वो पहले रासायनिक खेती किया करते थे, मगर अब उर्मिला की प्रेरणा से वो भी जैविक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। लगभग 10 साल से मैं खेती में हूँ। पहले तो केमिकली खेती करता था, लेकिन अभी ताई जी ने थोड़ा प्रोत्साहन किया कि भाई जैविक खेती करो। उससे क्या है, आजकल नई नई बीमारी पनप रही हैं, तो उससे बच्चों को अपने को फ़ायदा हो। कम से कम ऑर्गेनिक, कम से कम बीमारी से तो बचोगे। ज़्यादा मत करो, थोड़ा करो। तो हमने स्टार्टिंग किया। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन ताई जी ने थोड़ी नॉलेज दी, प्रोत्साहन किया हमें, तो उसके बाद में हमें ठीक अभी बढ़िया हो रहा सभी। जितेंद्र के पिता भी किसान थे। पिता के बाद उन्होंने ही कृषि का जिम्मा उठा लिया। रासायनिक खेती से शुरू हुआ जितेंद्र का सफर अब जैविक खेती तक पहुंच चुका है। वो प्रकृति की ओर लौट रहे हैं। आज वो जैविक खेती से आलू, प्याज, लहसुन और मुंजी जैसी फसलें उत्पादित कर रहे हैं।
मूंजी की में हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा अभी तक मूंजी में हुआ है। और मूंजी को पहले हम प्योत तैयार करते हैं, उसके बाद मूंजी लगाते हैं। तो सबसे पहले हम खेत तैयार करने के लिए उसकी जुताई करते हैं, उसके बाद में बर्मी कंपोस्ट डालते हैं। बर्मी कंपोस्ट के बाद में हमने जीवामृत बनाया हुआ है अभी इसमें टंकी में, यहीं पे, इसे पानी के साथ में चलाते हैं। इससे क्या है, उर्वरक शक्ति बढ़ती है मिट्टी की। उसके बाद में हम प्योत तैयार हो जाती है लगभग 25 दिन के अंदर, वो प्योत लगवा देते हैं और पानी खेत में कंटिन्यू कम से कम 2 हफ्ते तक भरा रहने देते हैं, जिससे कम से कम घास ना हो, काई आ जाए। और उसके बाद जब जड़ पकड़ जाती है तो उसके बाद में हम 10 पत्ती का अपना तैयार करते हैं कीटों के लिए, उससे हम स्प्रे वगैरह करवाते हैं, तो बढ़िया होता है सब। जितेंद्र का मानना है कि किसान को रसायनों से जितना हो सके दूर रहना चाहिए। वो अपने खेतों को रसायन रहित बनाने के लिए प्रयासरत हैं। जितेंद्र अपने खेतों में जीवामृत का उपयोग करते हैं। इससे पहले हम टंकी में पानी भरते हैं, भरने के बाद में एक छाछ नाम की एक ऑर्गेनिक आती है दवा, उसे गेर देते हैं। उसके बाद लगभग एक टंकी में 10 किलो गुड़ गेरते हैं हम। ये 1500 लीटर की टंकी है, इसमें 10 किलो लगभग गुड़ गेर दिया और लगभग 20 से 25 दिन में तैयार हो जाता है, साड़ा बन के मतलब। उसके बाद भी पानी के साथ में लगाते हैं हम इसे। इससे ज़मीन किसको जो कैल्शियम हम खेतों में यूज करते हैं, कैल्शियम वगैरह है और तुम्हारा पोटास है, वो सब की पूर्ति ये कर देती है। उर्मिला का मानना है कि खेती के विकास के लिए युवाओं को आगे आना होगा। जैविक कृषि को देश भर में बढ़ावा देने का काम युवा ही कर सकते हैं। इसके लिए वो युवाओं को शहर से गांवों की ओर लौटने का आग्रह करती हैं। जो आपके पूर्वजों ने गांव में संपत्ति छोड़ी है, उसको पुनरुद्धार कीजिए और उसमें जाकर काम लगा के, मन लगा के काम कीजिए, ताकि आपको जो आपकी खेती बाड़ी है आज के युग में बहुत बड़ा व्यवसाय बन गई है। तो ये नहीं है कि छोटा हम रोटी खाएंगे और एक गंवार किसान बन के रहेंगे। किसान नहीं बनना है हमको, आपको तो एक व्यवसायी बनना है जो आपकी फार्मिंग से आपको मिलेगा। आप लौट के गाँव में आइए, गांव को थोड़ा मोटा कीजिए और शहर को थोड़ा पतला कीजिए। मेरी आपसे निवेदन है कि युवा पीढ़ी को इस तरफ आना चाहिए और जो शहर में रह करके आप जीवन यापन करें, उससे श्रेष्ठ स्वास्थ्य मिलेगा, विचार आपका संगठन मिलेगा, आपका परिवार मिलेगा। आप पशुपालन करके अच्छी व्यवस्था अपने बच्चों की, अपने परिवार की बना सकते हैं। उर्मिला जी का संगीत से भी गहरा लगाव है। उनका मानना है कि संगीत मन को शांत करता है और लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। वो अक्सर इसी तरह संगीत में मंत्रमुग्ध हो जाती हैं। कोई भी संगीत हमारे मन की गांठें खोलता है। वेद शास्त्रों ने कहा है कि संगीत एक सामवेद पे आधारित, मंत्र वेदों पे आधारित है। संगीत जब भी कभी परिस्थितियाँ कठिन लगे तो कोई संगीत भजन कीर्तन कर लीजिए, तो मन हल्का हो जाता है, तो मन की गांठें तो खुलती हैं और एक संगठन के बनाने का सबसे अच्छा माध्यम है। आप देखो, शिव जी ने डमरू बजाया तो भीड़ इकट्ठी कर ली। जैसे नारद जी ने बीड़ा वो बजाया था, अपना बजा के आते थे बीड़ा को। मीराबाई तानपुरा बजाती थी। तो वाद्य यंत्र और म्यूजिक, इनका वेदों से ही संबंध रहा है। भले ही भक्ति से हो, किसी से भी रिलेटेड हो, लेकिन संगीत होना चाहिए। हमारे मनों को जोड़ने का काम संगीत करता है। मनुज गिर गया है विकट संकटों में, मनुज बोलो, मनुज गिर गया है, मनुज गिर गया है विकट संकटों में। सुनो माँ, तुम्ही को बचाना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य के अंदर क्या है, बहन बेटी का बोध खत्म हो गया है, अपने पराये का बोध खत्म हो गया है, तो सरस भावनाएं समाप्त हो गई हैं। तो मनुष्य क्या है, विनाश की तरफ जा रहा है, विकास की तरफ नहीं जा रहा। तो भावनाएं यदि अच्छी हो गई और जागृति हो गई तो वो अच्छा मनुष्य बन सकता है। हर कोई चाहता है कि एक बेहतर शिक्षा लेने के बाद उसे एक अच्छी नौकरी मिले और वो एक समृद्ध जिंदगी गुजारे। बहुत कम हैं जो गांव और खेतों का रुख करना चाहते हैं, कृषि के क्षेत्र में अवसर ढूंढना चाहते हैं। पर आज कृषि के क्षेत्र में अवसर बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि कृषि के क्षेत्र में अब देश के युवा भी अपना भविष्य बनाने के लिए आगे आ रहे हैं। ख्वाहिशे दरिया
समंदर, जिन्हें पंखों की परवाह नहीं, वो उड़ान इनके अंदर। ये है मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर। ना डर कोई, ना फिक्र कोई, ना बंधन का है चक्कर, जिन्हें पंखों की परवाह नहीं, वो उड़ान इनके अंदर। ये है मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर। ये है मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर। जलते सूरज में तपकर पथरीली जमीन पर सींची है इन्होंने कामयाबी। परिश्रम के गवाह हैं